Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. I welcome you all in my social science class. आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर. In the previous video we had discussed about the 1905 revolution and its impact. There were some changes after this revolution. पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने देखा कि 1905 का रेवोल्यूशन क्या था और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या चेंजेस आए, है ना. तो इस रेवोल्यूशन के बाद क्या चीज़ें आई, जैसे हमने सबसे पहले इसके चेंजेस अगर इम्पैक्ट की बात करें तो हमने देखा कि आफ्टर दिस देयर वाज अ कंसल्टेंट लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर्म्ड दैट इज़ नोन एज डूमा. इसी के बाद से एक कंसल्टेटिव लेजिस्लेटिव बॉडी बनती है जिसका नाम था डूमा. However, the first and second Duma dissolved and the third Duma was active and which was packed with conservative politicians and who were close to the king. हमने ये भी देखा कि कैसे फर्स्ट और सेकंड डूमा ख़त्म हो जाती है और थर्ड डूमा बनती है और थर्ड डूमा पूरा 5 ईयर का अपना टेन्योर पूरा करती है. क्यों? क्योंकि उसमें वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस शामिल होते हैं जो राजा के क्लोज थे, राजा की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले थे. लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को इसमें शामिल नहीं किया जाता. It worked till 5 years. Now this condition was normal and constant from 1905 to 1914. 1905 से लेकर के 1914 तक ड्यूमा बनने के बाद सब कुछ नॉर्मल रहता है. थर्ड ड्यूमा बनने के बाद, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चलता है. None raised voice against the king, but in 1914 the things have been changed and First World War occurred. लेकिन 1914 में चीज़ें बदल जाती हैं, प्रथम विश्व युद्ध होता है. हाउ डज इट हैपन एंड व्हाट चेंजेस ब्रॉट इन 1914? व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द वॉर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस इन टुडेज वीडियो. हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट द रशियन रेवोल्यूशन? वील डिस्कस ऑल दिस. आज हम यही पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कैसे होता है, क्या चेंजेस लेके आता है और रशियन एम्पायर पे, रशियन रेवोल्यूशन पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. इन 1914 वॉर बिटवीन सेंट्रल पावर वर्सेस एलीट पावर. अब देख लीजिए 1914 में जो वॉर होता है तो इसमें दो पोल बनते हैं, है ना, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर. सेंट्रल पावर में कौन होता है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की. और एलाइड पावर में कौन है? फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया. और हाँ, इसके बाद यहाँ मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन बाद में इसमें यूएसए भी शामिल हो जाता है. ठीक है, तो इन 1914 वॉर ब्रोक बिटवीन टू अलायंसेस, द फर्स्ट सेंट्रल पावर एंड द अनदर वन अलाइड पावर विच वॉज नोन एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. If you look at the world map of that period, you will find that the German Empire, the Ottoman Empire and Austrian-Hungarian Empire were the central power. अगर आप उस समय का मैप देखोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. At last, Central Power defeated by Allied Power after the involvement of US and Russia won. लास्ट में क्या होता है, जब अलाइड पावर के साथ यूएस आकर के मिलता है तो लास्ट में अलाइड पावर जो है वो सेंट्रल पावर को हरा देता है और रशिया जो है वो जीत जाता है. ठीक है, अब ग्लोबल एम्पायर यहाँ पे है ना. चलिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was not only linked with European countries, it was linked with non-European countries also. You are thinking how? ऐसा नहीं था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में केवल यूरोपियन कंट्रीज़ शामिल हुई थी, बल्कि जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो यूरोप का हिस्सा नहीं थी, वो भी इसमें शामिल हुई. आप सोच रहे होंगे कैसे? एक्चुअली मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़ आर हैविंग द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म, है ना. दे मेड द एशियन कंट्रीज़ एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ देयर कॉलोनीज़. उस समय क्या था, हर यूरोपियन कंट्रीज़ में एक ट्रेंड सा चला था अपनी कॉलोनीज़ बनाने का, अपने उपनिवेश बनाने का, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ हो चुका था, है ना. उनको तो मार्केट चाहिए था. हम खुद ब्रिटेन के कॉलोनाइज थे. एज वी वेर कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश, सो इट वॉज वेरी क्लियर दैट द इम्पैक्ट ऑफ वॉर वॉज ऑन द कॉलोनाइज्ड नेशन. तो अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि मतलब यूरोप के अलावा वो हर देश जो कि कॉलोनीज़ बनाए गए थे यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, उनके ऊपर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे एक प्रभाव पड़ रहा था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का.
दे हैड टू पार्टिसिपेट इन द वॉर, दे हैड टू पे एक्स्ट्रा टैक्सेस। हमारे यहाँ क्या हुआ था, लगान की कीमत बढ़ा दी लोगों ने। हमारे यहाँ के जो यंगस्टर्स थे उनको उठा करके ले जाते थे, ज़बरदस्ती अपनी सेना में भरते थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने को भेजते थे, है ना। हम चाहें या ना चाहें हमें शामिल होना पड़ता था, क्योंकि हम उनके कॉलोनाइज थे, उनके अधीन थे। तो इन दिस वे होल द वर्ल्ड इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज्ड इन दिस वॉर। इस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी दुनिया लगभग इस वर्ल्ड वॉर में शामिल लगभग हो चुकी थी। नाउ रिलेशन, मतलब कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ग्लोबल लेवल पे बन जाता है। नाउ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। अब हम ये देखते हैं क्या रिलेशन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर का। इनिशियली वॉर वॉज सपोर्टेड, दैट मीन्स ज़ार वॉज सपोर्टेड, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सपोर्ट टू ज़ार वेंट डाउन। देखिए ऐसा होता क्यों है, वाई, ये भी हम पढ़ेंगे। नाउ द बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्लियर टू यू, बैकग्राउंड तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ द वॉर विथ रशियन एम्पायर। हमारा प्रश्न ये है कि कैसे रशिया जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रशियन एम्पायर पे क्या रिलेशन है, क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे लिंक होता है। इट हैड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एज एन अलाइड पावर, सो द रिलेशन वॉज क्लियर टू यू। जैसा कि मैंने ऊपर बताया ना कि अलाइड पावर में रशिया भी था, तो जाहिर सी बात है कि जब वह उसका हिस्सा होगा तो उस पर असर तो पड़ेगा ही। देखिए, इन द रशियन सिटीजन्स द एंटी जर्मन सेंटिमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग एंड सो दैट दे सपोर्टेड द किंग ज़ार निकोलस सेकेंड टू डिफीट द जर्मन्स। यहाँ पे हमने लिखा है ना इनिशियली ज़ार वॉज सपोर्टेड, दैट मीन्स ज़ार वॉज सपोर्ट इनिशियली वॉर वॉज सपोर्टेड, यानी शुरुआत में जो युद्ध को सपोर्ट किया जा रहा था इसका मतलब था कि ज़ार को सपोर्ट किया जा रहा था। कैसे? इन द रशियन सिटीजन्स, जैसा कि मैंने कहा, द एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स वॉज स्ट्रॉन्ग। रशिया के जो लोग थे उनमें एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बहुत था, जर्मनी के लोगों को वो पसंद नहीं करते थे। एंड सो दैट दे सपोर्टेड द किंग ज़ार निकोलस सेकेंड टू डिफीट द जर्मन्स। और इसीलिए वो अपने राजा का सपोर्ट करते हैं युद्ध में, क्योंकि जर्मन से वो भी चिढ़ते थे, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने जार निकोलस किंग जो सेकेंड था उसको सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स पीपल वेर हैविंग सपोर्टिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स जार। इस तरीके से वो अपने राजा को उनके लिए सपोर्टिव एटीट्यूड रखते हैं। फिर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द सपोर्ट टू जार वेंट डाउन, लेकिन धीरे धीरे ये सपोर्ट ख़त्म होता है। कैसे? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीन्स विद द पासेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली द सपोर्ट टू जार डिक्रीज। धीरे धीरे सपोर्ट जो है वो ख़त्म होता जाता है राजा के लिए। एंड द पीपल वेर विड्रॉइंग देयर सपोर्ट टू जार। धीरे धीरे जार से, राजा से अपने सपोर्ट को लोग विड्रॉ करते हैं। कारण क्या था? वाई? द रीज़न बिहाइंड दैट वेर दीज। क्या रीज़न थे? जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन ड्यूमा। पहला तो रीज़न ये था कि जार जो है वो कंसल्ट करना ड्यूमा से छोड़ देता है, ठीक है। देखिए, पीपल कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव विड्रॉ देयर सपोर्ट टू जार एज दे स्टॉप और रिफ्यूज टू कंसल्ट द कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। जो कंजर्वेटिव जो थे वो धीरे धीरे, जो डोमा को सपोर्ट करने वाले कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, वो धीरे धीरे जार से अपना सपोर्ट क्यों रिफ्यूज़ कर देते हैं, उसको सपोर्ट करना स्टॉप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि राजा जो है वो उनसे कंसल्ट करना धीरे धीरे कम कर देता है। डूमा में जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे उनसे राजा धीरे धीरे कंसल्ट नहीं करता, धीरे धीरे वो खिंचता जाता है, ठीक है। तो period in that period people had a strong initial period people had strong support to the king and disliked Germans so much that they changed the name of the cities। इतना ज़्यादा मतलब उनको नफरत थी जर्मन लोगों से, जो रशिया के लोग थे, कि इन्होंने अपने शहर का नाम बदल दिया, सेंट पीटर्सबर्ग से पेट्रोग्राड कर दिया। पेट्रोग्राड इसलिए कर दिया क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो जर्मन नेम था। तो लोगों को इस कदर चिढ़ थी, इसलिए शुरुआत में तो उन्होंने राजा को सपोर्ट किया, लेकिन जब राजा उनको इग्नोर करने लगा और उनसे कहीं ना कहीं दूर होता चला गया, तो फिर इन्होंने भी राजा को सपोर्ट करना धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। They had the high anti-German sentiments, but when the Tsar started to ignore them, they refused to support him. फिर है रास्पुतिन। रास्पुतिन कौन था? अ मॉन्क और एडवाइज़र ऑफ ज़ार। एक भिक्षुक था, एक मॉन्क था, जो कि राजा का एडवाइज़र बाद में बन गया। मेड ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। रास्पुतिन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था।
रास्पुतिन वॉज अ वॉन्ग एंड हाउ हैड ही बिकम द एडवाइज़र टू ज़ार, इसकी भी एक कहानी है, कैसे ये मॉन्ग जो है वो राजा का एडवाइज़र बन जाता है. देयर वॉज अ स्टोरी बिहाइंड दैट. एक्चुअली द क्वीन जरीना एलेक्जेंड्रा, आप देख रहे हो इमेज यहाँ दी है, जरीना, ज़ार की जरीना, यानी कि ज़ार की जो वाइफ थी उसको जरीना बोलते थे और एलेक्जेंड्रा उसका नाम था. तो जो रानी होती है जरीना एलेक्जेंड्रा इंट्रोड्यूस दैट मॉन्ग टू द किंग, वो राजा को रास्पुतिन नाम का जो मॉन्ग था उससे मिलवाती है. उसके पीछे कहानी ये है कि हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया है फिर भी मैं बता रही हूँ. वंस वन ऑफ हर child fall sick and the queen heard about the mystic power of the monk. She called that monk Rasputin to her palace, and gradually she had strong faith on that monk, and Rasputin became the member and later advisor to the king in his court. And Rasputin used to give poor advices to the king and influence the decision of the king. देखिए, राजा और रानी का एक के बच्चे होते हैं, उनमें से एक बेटा उसका बीमार पड़ जाता है, और जब रानी इस मॉन्क के मिरेकल इसकी जो मिस्टिक शक्तियाँ, जादुई शक्तियों के बारे में सुनती है, तो वो कहती है कि वो इसको बुला करके अपने महल तक लाती है, और जब उसका बेटा खुश हो जाता है, सही हो जाता है, सॉरी, उसका बेटा जब सही हो जाता है, उसकी बीमारी सही हो जाती है, तो क्या करती है वो, उसको बहुत फेथ हो जाता है इस मॉन्क पे, और धीरे धीरे वो राजा को इंट्रोड्यूस कराती है रास्पुतिन से, रास्पुतिन को दरबार का हिस्सा बनाती है, और धीरे धीरे रास्पुतिन पे अंधविश्वास इन दोनों ही राजा और रानी का होता जाता है, और इतना हो जाता है कि वो राजा का एडवाइज़र बन जाता है और वो राजा को सलाह मशवरे देना लगता है. बट ही यूज टू गिव द पुअर एडवाइजेस टू द किंग एंड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द किंग. राजा के हर डिसीजन पे उसका असर दिखाई देता है. द पीपल थॉट रास्पुतिन हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स, सो दैट दे स्टार्टेड टू सपोर्ट द किंग. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था. एक तो राजा ने ड्यूमा से कंसल्ट करना बंद कर दिया, दूसरा राजा ने रास्पुतिन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया और ड्यूमा को इग्नोर करना शुरू किया. और ड्यूमा को रास्पुतिन को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था पॉलिटिकल इश्यूज़ का, उसका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस तो था नहीं, इसलिए लोग उससे चिढ़ते थे. फिर है वॉर वॉज, अच्छा एक और रीज़न है यहाँ पे, जर्मन ओरिजिन ऑफ जरीना एलेक्जेंड्रा, यानी ये जो रानी थी इसका ओरिजिन, यानी ये कहाँ की रहने वाली थी, जर्मनी की. मैंने आपको बताया कि कैसे एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स थे लोगों में. द पीपल रिफ्यूज टू सपोर्ट किंग बिकॉज द वाइफ ऑफ ज़ार वॉज अ जर्मन प्रिंसेस. तो लोगों को लगता था कि उसकी वाइफ जर्मनी की है, इसलिए वो जर्मनी से लड़ना नहीं चाह रहा है, इसलिए वो जर्मनी के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाह रहा है. ठीक है, तो in this way the people presumed that king was not having the good image, he was supporting only his autocracy, his advisor was a monk, his wife was a German, so because of all these the citizens were not supporting the king. तो ये तीनों ही कारण important थे. However they wanted to support the nation Russia. हालांकि लोग अपने देश के साथ थे लेकिन ज़ार को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे. There was the rumor among the people that Rasputin influenced the king. और इस तरह से हम ये देखते हैं कि लोगों ने राजा को सपोर्ट करना बंद कर दिया. और अब इसके आगे क्या हुआ इसकी कहानी देखते हैं. War was fought on two fronts. War on eastern front differed from that on western front. Why? क्यों? देखिए, if we look with the perspective of central power, the war was fought into two fronts. अगर आप सेंट्रल पावर की दृष्टि से देखिए तो वॉर जो था, युद्ध जो था, वो दो फ्रंट पे लड़ा जा रहा था, वेस्टर्न और ईस्टर्न. देयर वे ऑफ फाइटिंग वॉज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स. और ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही तरफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उनके तरीके अलग थे. कैजुअल्टीज़ यानी होता है हत्याएं, लोगों का मारा जाना. कैजुअल्टीज़ वेर मोर ऑन ईस्टर्न फ्रंट एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न फ्रंट, है ना. तो ज़्यादा हत्याएं हुई, कैजुअल्टीज मोर ऑन ईस्टर्न, मतलब ईस्टर्न फ्रंट पे लोग ज़्यादा मारे जा रहे थे वेस्टर्न फ्रंट के कंपेरिजन में. ठीक है, अगर आप कैजुअल्टीज़ को मैं डिफ़ाइन करूँ तो अ पर्सन हु इज़ किल्ड और इंजर्ड इन अ वॉर और इन एक्सीडेंट, यानी युद्ध में मरने वालों की जो संख्या होती है उसको कैजुअल्टीज़ बोलते हैं. ऐसा हुआ क्यों? इन द वेस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम ट्रेंचेस. Defeat were shocking and demoralizing.
एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन रशिया। इसको धीरे धीरे हम समझते हैं। पहला पॉइंट, इन द वेस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम ट्रेंचेस। ट्रेंचेस क्या होता है? इन द ईस्टर्न फ्रंट कैजुअलिटीज़ वेर मोर। ईस्टर्न फ्रंट पे ज़्यादा हत्याएं हुई, आर्मी के लोग ज़्यादा मारे गए इन द कंपेरिजन ऑफ वेस्टर्न फ्रंट। देयर नंबर ऑफ आर्मी किल्ड बिकॉज ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फ्रांस हैड अ पावरफुल आर्मी, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट में फ्रांस की शक्तिशाली सेना खड़ी थी। एंड इन दिस फ्रंट आर्मीज फाउट फ्रॉम ट्रेंचेस, और वेस्टर्न फ्रंट पे जो आर्मी थी वो फ्रांस की बहुत मजबूत थी, और साथ में वो ट्रेंचेस से लड़ाई लड़ते थे। ट्रेंचेस यानी ज़मीन के अंदर गड्ढे बने होते थे, गड्ढों में छिप करके करते थे। सो देर वॉज लेस कैजुअलिटीज़ इन द वेस्टर्न फ्रंट, इसीलिए वेस्टर्न फ्रंट पे कैजुअलिटीज़ कम हुई। फिर डिफीट वेयर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अलाइड पावर वेस्टर्न फ्रंट से जीत रही थी। पर यहाँ पे एक बात और समझ लो कि अगर हम कंक्लूड करें ट्रेंचेस वाली जो बात अभी हमने की, तो हमने देखा कि अलाइड पावर जो था वो वेस्टर्न फ्रंट से तो जीत रहा था, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट से हार भी रहा था। रशिया के साइड से तो पीपल ऑफ रशिया वेर नॉट हैप्पी। अब जब लोग इतने मारे जा रहे हैं तो लोग रशिया के खुश नहीं होंगे। बुजार को बराबर कंप्लेन कर रहे थे कि तुम कर क्या रहे हो। We'll discuss it later that what was the impact of First World War in Russia, Russian Revolution। क्योंकि ये क्वेश्चन भी इस पे आता है, तो मैं आपसे डीपली इसके बारे में आगे डिस्कस भी करूँगी एक अलग से वीडियो में कि रशियन रेवोल्यूशन पे इस वॉर का इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है। फिर है डिफीट वेयर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। डिफीट वॉज फेसिंग नॉट बाय ऑल अलाइड पावर, इट वॉज फेसिंग बाय रशियन एम्पायर। देखिए जितना नुकसान रशियन एम्पायर का हो रहा था, बाकी के जो एलिड पावर थे उनका उतना नहीं हो रहा था। एलिड पावर में सब थे, लेकिन रशिया का नुकसान ज़्यादा हो रहा था। द पीपल देयर लॉस्ट फेथ ऑन देयर किंग एंड डीमोरलाइज। लोग हतोत्साहित हो रहे थे, राजा पर उनका भरोसा उठता जा रहा था। फिर है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन रशिया। वी विल डिस्कस दैट विद अ स्पेसिफिक वीडियो। इसको हम आराम से डिस्कस भी करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या डीप इम्पैक्ट होता है। दैट विल बी माई नेक्स्ट वीडियो। और अगर आज की बात करें तो टुडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट वाज फाउट बिटवीन होम, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रशिया ड्यूरिंग वॉर। आज हमने डिस्कस किया किसके किसके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, रशिया की क्या कंडीशन थी युद्ध के समय। इनिशियली पीपल सपोर्टेड जार बट ग्रेजुअली स्टार्टेड टू अपोज हिम। व्हाट वेर द मेन रीज़न ऑफ इट। लोग शुरू में राजा को सपोर्ट करते हैं लेकिन बाद में अपना सपोर्ट करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। इसका क्या कारण था ये भी मैंने आपको बताया। रास्पुतिक जो मॉन्क था वो, जरीना अलेक्जेंड्रा और डूमा से राजा ने कंसल्ट करना बंद कर दिया, ये सारे रीज़न थे। द अनपॉपुलैरिटी ऑफ द किंग और द लॉस और डिफीट ऑन ईस्टर्न फ्रंट वॉज शॉकिंग विच डीमोरलाइज द रशियन पीपल। मतलब इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ और सारी चीज़ें हुई कि लोगों के बीच में राजा जो था वो धीरे धीरे अनपॉपुलर होता जा रहा था, और ईस्टर्न फ्रंट से लगातार हार रहे थे रशिया के लोग, जो कि उनके लिए बड़ा शॉकिंग था, और वो डीमोरलाइज हतोत्साहित हो गए। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट what was the impact of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन रशियन एम्पायर। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। Stay connected, keep learning. Please forget to click on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Please like, share and subscribe my video. Thank you. Jai Hind.